Let's start our next topic, that is moments or turning effect of a force. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। मोमेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द पिवट। ठीक है, सिंपल सी बात है। मोमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द पिवट, सिंपल सी बात है। और इसमें यूनिट्स क्या यूज़ होते हैं? न्यूटन्स मीटर या न्यूटन सेंटीमीटर। एंड अगर आप मोमेंट के फॉर्मूला को एफ इंटू डी को अगर इस तरह लिख दो, F इज़ इक्वल टू डी, ठीक है, तो ये क्या पता चल गया आपको? फोर्स और डिस्टेंस क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितना फोर्स बढ़ेगी उतना ही डिस्टेंस गिरेगा। सो इन्वर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ किस तरह होता है? अ कर्व टचिंग नाइदर एक्सिस। सही है। अब हम कुछ केसेस देखते हैं जो एग्जाम्स में मोस्ट कॉमन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द सिंपल केस जिसमें फोर्स लग रही है रूलर पे या रॉड पे और पिवट यहाँ पे ग्रीन वाला। तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डी। टोटल मूवमेंट क्या हो जाएगा? एफ इंटू डी। अब आ जाओ केस टू पे। केस टू तब होता है जब आपकी फोर्स जो है वो डायगनली लग रही हो ऑन द रूलर या फिर लैडर कह सकते हो, एनीथिंग। तो आप क्या करोगे? फोर्स को एक्सटेंड करोगे, ठीक है, और पिवट से एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। पिवट से फोर्स तक एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करोगे और जो डिस्टेंस बीच में आएगा दैट वुड बी योर डी, ठीक है। अगर फोर्स डायगोनल होगी तो क्या करोगे? लेट्स रिपीट, फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करोगे और पिवट से एक 90 डिग्री की लाइन टूवर्ड्स द फोर्स ड्रॉप करोगे एंड द डिस्टेंस ऑफ दैट वुड बी योर डी या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एफ इंटू डी आपका क्या हो जाएगा? मोमेंट। केस थ्री क्या होता है? अच्छा, केस थ्री पढ़ने से पहले बच्चों एक ट्रिक याद रखो। एक ट्रिक क्या है? अगर आपके एक्स एक्सिस में फोर्स होगी तो डिस्टेंस हमेशा आपका वाई एक्सिस में होगा, ठीक है, वाई एक्सिस में डिस्टेंस होगा। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस में फोर्स होगी तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस में होगा। तो चलो लेट मी एक्सप्लेन ये मैं क्या कह रहा हूँ। देखो यहाँ पे फोर्स किस एक्सिस में? एक्स एक्सिस में। एक्सिस क्या होते हैं? ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। फोर्स किस एक्सिस में? एक्स एक्सिस में। तो डिस्टेंस कौन सा एक्सिस में होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन द वाई एक्सिस। ये हमारा डी किस एक्सिस में? वाई एक्सिस में, टू टिल दिस पॉइंट पी, ठीक है। अब आ जाओ केस फोर पे। केस फोर पे वापस डायगोनल फोर्स है तो डायगोनल फोर्स को एक्सटेंड करोगे, पिवट से ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे जो फोर्स के साथ 90 डिग्री बनाती है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस वुड बी और डी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस, सिंपल। अब केस फाइव पे आ जाओ। केस फाइव में क्या है? फोर्स किस एक्सिस में? फोर्स है वाई एक्सिस में, तो डिस्टेंस किस एक्सिस में होगा? एक्स एक्सिस में टिल दिस पिवट, ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल क्वेश्चन पे। लेट सपोज दिस इज अ फोर्स दैट इज एक्टिंग डायगोनली। तो क्या करोगे? इस फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करोगे और पिवट से एक डिस्टेंस की लाइन ड्रॉप करोगे दैट मीट्स द फोर्स एट 90 डिग्री, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को अगर मैं इस तरह ड्रॉ कर लूँ, लेट सपोज दिस इज 90 डिग्री का एंगल, दिस इज हाइपोटेन्यूज दैट इज 8, दिस इज 60 डिग्री। तो कैन यू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस डी यूजिंग साइन की इक्वेशन? साइन 60 इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इस केस में? डी। हाइपोटेन्यूज क्या है? 8। तो क्या आंसर आ जाएगा? 8 साइन 60 इज योर डी, ठीक है। डी आ गया आपके पास एक दफ़ा। फोर्स आपके पास 10 न्यूटन है तो एफ इंटू डी करके आप मोमेंट ईजिली निकाल लोगे, ओके। देर इज एन अदर like you can say method to calculate the same thing. Second method क्या है? आप फोर्स को डिवाइड कर लो इन टू पार्ट्स इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस डिस्टेंस। आप क्या करो? देखो ये फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, एक हॉरिजॉन्टल हिस्सा और एक वर्टिकल हिस्सा। हॉरिजॉन्टल हिस्सा क्या हो जाएगा? 10 cos 60 और वर्टिकल क्या हो जाएगा? 10 sin 60, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो बातें। जो हॉरिजॉन्टल केस है ना, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है दैट विल कॉज ज़ीरो मोमेंट्स। इसके मोमेंट्स क्या होंगे? ज़ीरो, क्योंकि ये पिवट के थ्रू पास कर रही है फोर्स, और जो भी फोर्स पिवट के थ्रू पास कर रही होती है वो मोमेंट ज़ीरो बनाती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? हॉरिजॉन्टल फोर्स को इग्नोर कर दोगे, इरेज दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स। बची कौन सी फोर्स? सिर्फ वर्टिकल फोर्स। अच्छा, वर्टिकल फोर्स में बच्चे गलती करते हैं कि दे अप्लाई दिस वर्टिकल फोर्स एट दिस पॉइंट। दैट इज़ रॉन्ग। वर्टिकल फोर्स विल बी अप्लाइड एट द सेम पॉइंट जहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ये कहाँ पे अप्लाई होगी? यहाँ पे, क्योंकि 10 न्यूटन की फोर्स भी यहाँ से अप्लाई हो रही है। तो वर्टिकल फोर्स क्या थी? 10 sin 60। डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में? पिवट और फोर्स के बीच में 8 मीटर्स। तो वी विल मल्टीप्लाई 10 sin 60 by 8। दोनों मेथड से आंसर आपका सेम आ रहा है, ठीक है।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम कंडीशंस जिसमें लार्जेस्ट मोमेंट किस में होगा, मीडियम मोमेंट किस में होगा और जीरो मोमेंट किस में होगा। लार्जेस्ट मोमेंट तब होगा जब फोर्स आपकी परपेंडिकुलर है टू द पिवट, टू द रूलर या यू कैन से लैडर, ठीक है। जब परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी विद द यू कैन से रूलर या ऑब्जेक्ट, तो आपका मोमेंटम सबसे ज़्यादा होगा। मीडियम मोमेंटम कब होगा, जब फोर्स एक डायगोनल एंगल पे होगी, लेट्स सपोज 60 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है। और जब फोर्स थ्रू द पिवट पास कर रही होगी तो जीरो मोमेंट्स होंगे, ठीक है। दीज आर द 3 सिनेरियोज। नाउ लेट्स स्टडी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में बच्चों कभी कभार ये 3 मार्क्स का आ जाता है एग्जाम में, एंड यू हैव टू स्टेट 3 कीवर्ड्स। कौन कौन से? Principal moments is sum of clockwise moments is equal to sum of anti-clockwise moment for an object to remain in equilibrium. इसका आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि clockwise moments will be equal to anti-clockwise moments for equilibrium. सिंपल सी बात है, ठीक है। अब क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्या होते हैं? लेट सपोज बच्चों दिस इज़ अ रॉड, दिस इज़ अ पिवट और एक फोर्स यहाँ पे लग रही है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस d। तो बच्चों बताओ ये फोर्स इसको रूलर को किस डायरेक्शन में घुमाएगी? इस डायरेक्शन में। तो जो भी मोमेंट्स आपकी रूलर को क्लॉक के डायरेक्शन में घुमाते हैं, क्लॉक किस तरह चलती है, लेट सपोज दिस इज 12, 1, 2, ठीक है, क्लॉक इस तरह चलती है, क्लॉक की डायरेक्शन में घुमाएंगे आर कॉल्ड क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ठीक है। एंड दोज मोमेंट्स जो रॉड को ऐसी डायरेक्शन में घुमाते हैं जो क्लॉक के बिल्कुल ऑपोजिट हो। अब ये किस डायरेक्शन में घुमाएगी? इस डायरेक्शन में। और क्लॉक किस तरह चलती है? इस डायरेक्शन में। तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है ना ये किस डायरेक्शन में घुमा रहा है? फोर्स रॉड को इस डायरेक्शन में, और क्लॉक इस तरह चलती है। तो जो मोमेंट्स क्लॉक से ऑपोजिट डायरेक्शन में रॉड को घुमा रहे होते हैं दे आर कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ठीक है। और जब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्लॉकवाइज के इक्वल होते हैं तो वी इस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम। अच्छा, देयर इज़ वन मोर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम जो हमने शुरू के टॉपिक्स में पढ़ी थी, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स शुड बी जीरो, अप फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउन फोर्स एंड द लेफ्ट फोर्स शुड बी इक्वल टू द राइट फोर्स, ठीक है। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस, ठीक है। हाउ टू फॉर्म इक्वेजन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। हमें इक्वेजन ऑफ मोशन निकालनी है फॉर दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज़ इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। दिस ऑब्जेक्ट इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, हमें इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से इक्वेजन निकालनी है, ठीक है। अब बच्चों एक और पॉइंट याद रखो, एनी फोर्स पासिंग थ्रू द पिवट इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो F1 और F2 को हम नहीं कंसिडर करेंगे फॉर द मोमेंट्स, ठीक है। एनी फोर्स पासिंग थ्रू द पिवट कॉजेज ज़ीरो मोमेंट, तो इस ये वाला मोमेंट भी ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला मोमेंट भी ज़ीरो हो जाएगा। तो कौन सी फोर्सेस बची? सिर्फ F1 और F2 ये वाली, ठीक है, दिस एंड दिस। अब अगर F1 को देखो तो दिस इज़ इन द x एक्सिस, तो इसका डिस्टेंस कौन से एक्सिस में होगा? y एक्सिस में। तो ये हमारा y डिस्टेंस आ गया। और ये रॉड को किस डायरेक्शन में मूव करेगी? इस डायरेक्शन में। और क्लॉक किस डायरेक्शन में चलती है? इसी डायरेक्शन में। तो ये कौन से मोमेंट्स हो गए? क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल्स टू F1 इंटू वाई। एंटी क्लॉकवाइज कौन से होंगे? एंटी क्लॉकवाइज विल बी दिस F2 वाली फोर्स, क्योंकि ये रॉड को किस डायरेक्शन में घुमाएगी? इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू द क्लॉक, ठीक है। तो दिस वुड बी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। F2 जो है वो y एक्सिस में है, तो इसका डिस्टेंस किस एक्सिस में होगा? x एक्सिस में। दिस वुड बी इक्वल टू F2 इंटू एक्स। सिंस ये रॉड जो है वो इक्विलिब्रियम में है, F1y दैट इज द क्लॉकवाइज मूवमेंट्स विल बी इक्वल टू F2x दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सिंपल सोल्यूशन, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट मूवमेंट्स। अच्छा, अब तक हमने क्या पढ़ा था कि जब भी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स तब क्या एस्टैब्लिश हो जाता है? इक्विलिब्रियम। मगर जब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर नॉट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स तब क्या होती है? रिजल्टेंट मोमेंट्स, ठीक है। नाउ वी विल सी व्हाट आर रिजल्टेंट मोमेंट्स एंड हाउ टू कैलकुलेट इट। सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। अब लेट सपोज वी हैव दिस डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम में 3 फोर्सेज लग रही हैं, 20 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, और तीनों ही कुछ ना कुछ मोमेंट कॉज करेंगी, ठीक है। अब सपोज करो ये 10 न्यूटन की फोर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख लेते हैं। तो ये किस डायरेक्शन में रॉड को मूव करेगी? ऑपोजिट टू द क्लॉक। सो दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। और ये क्या होगा? 10 वाई एक्सिस में, तो डिस्टेंस कितना होगा एक्स एक्सिस में? 5, 10 इंटू 5, ये हमने लिख दिया। अब ये 5 न्यूटन की फोर्स को देखो, दिस विल ऑल्सो रोटेट द रॉड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है।
ये एक्स एक्सिस में है तो इसका वाई एक्सिस में डिस्टेंस क्या होगा 5 मीटर्स, ये लिख दिया हमने 5 × 5 25 न्यूटन मीटर। तो एंटी क्लॉकवाइज में कितने मोमेंट्स आ गए, 2 आ गए, 25 + 50 दैट इज इक्वल टू 75। अब इस 20 न्यूटन की फोर्स को देखो, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये है वाई एक्सिस में तो इसका डिस्टेंस किस एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस में। 20 × 2 वुड बी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। तो क्लॉकवाइज मोमेंट्स 40 न्यूटन मीटर आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज 75 आ रहे हैं। आर दे इक्वल, नो, क्लॉकवाइज इज नॉट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। तो हेंस देयर विल बी अ रिजल्टेंट मोमेंट, जो किस तरह कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 35 न्यूटन मीटर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिंपल, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ टू मार्क फोर्सेज ऑन अ रफ एंड स्मूथ सरफेस। ठीक है, एक ही डिफरेंस होता है, रफ सरफेस पे बस फ्रिक्शन होगी और स्मूथ सरफेस पे नहीं होगी। ठीक है, लेट्स से ये ग्राउंड स्मूथ है तो इस पर क्या होगी, सिर्फ रिएक्शन फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय द आर। ये वॉल जो है वो रफ है तो इस पर क्या होगी, एक रिएक्शन फोर्स भी होगी दैट इज़ F1 और एक फ्रिक्शनल फोर्स भी होगी दैट इज़ F2। ठीक है, और F1 और F2 का रिजल्टेंट हम मार्क कर देंगे विथ दिस P की फोर्स। ठीक है, क्लियर है। हेड टू टेल रूल से इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये ऊपर आ जाएगी एंड वी विल हैव अ रिजल्टेंट P। ठीक है, एक और बात बच्चों ये याद रखो कि जब भी आपके पास कोई भी यूनिफॉर्म टाइप का ऑब्जेक्ट होगा ना, जैसे कि यूनिफॉर्म लेडर है, तो इसका वेट हमेशा सेंटर से लगेगा। लेट सपोज दिस इज़ अ यूनिफॉर्म रूलर, ठीक है, दैट इज़ ऑफ 100 सेंटीमीटर। तो इसका वेट कहाँ से लगेगा, फ्रॉम द 50 सेंटीमीटर मार्क। यहाँ पे भी 50 होगा, यहाँ पे भी 50 होगा। कोई भी चीज़ अगर यूनिफॉर्म है तो उसका वेट हमेशा बीच से लगेगा। ठीक है, इज इट क्लियर। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, यू कैन डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बिलो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कपल। अच्छा, कपल्स क्या होते हैं भाई, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। दे आर टू equal forces, this is an important word, acting in the opposite direction at different points। ये 3 वर्ड्स याद होने चाहिए। टू इक्वल फोर्सेज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, दिस क्रिएट्स अ कपल। ठीक है, लेट्स सी सम कपल एग्जांपल्स। ये एक फोर्स F है जो कि राइट हैंड साइड पे डायरेक्ट कर रही है, फोर्स F है जो लेफ्ट हैंड साइड पे डायरेक्ट कर रही है। दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रहे हैं, सो दिस क्रिएट्स अ कपल। ये 2 और फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये एक अप एक्ट कर रही है, एक डाउन एक्ट कर रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हेंस दिस इज अ कपल एज वेल। दीज आर 2 अनदर फोर्सेज जो कि ऑपोजिट एक्ट कर रही हैं, सेम मैग्नीट्यूड है, डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रही हैं, सो दिस ऑल्सो बिकम्स अ कपल। कपल यूजुअली रिजल्ट्स इन अ रिजल्टेंट मोमेंट। ठीक है, तो चलो अब इसको भी हम देखते हैं ज़रा। ठीक है, देखो, जब भी कपल जो है, या कपल मतलब क्या होता है, 2 फोर्सेज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, जब भी कपल होता है और इट क्रिएट्स अ टर्निंग इफेक्ट दैट इज टर्म्ड एज द टॉर्क और कपल ऑफ अ मोमेंट और मोमेंट ऑफ अ कपल। ठीक है, देखो वापस सुन लो। जब भी एक कपल होता है दैट इज 2 फोर्सेज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स, जब भी इस तरह की फोर्सेज होती हैं एंड दे क्रिएट अ मोमेंट दैट इज कॉल्ड द टॉर्क ऑफ अ कपल और मोमेंट ऑफ अ कपल। ठीक है, अब चलो टॉर्क ऑफ अ कपल निकालने की कैलकुलेशंस देख लेते हैं। 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड क्या होता है, लेट सपोज दिस इज द पिवट, ग्रीन वाला इज द पिवट। ठीक है, अब ये जो 10 न्यूटन की फोर्स है, दिस एक्ट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, और ये वाली 10 न्यूटन की फोर्स भी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एक्ट कर रही है। ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो बॉल को किस डायरेक्शन में टर्न करेंगे, क्लॉकवाइज। सो व्हाट कैन वी डू, 10 × 3 + 10 × 3 इज इक्वल टू 60 न्यूटन मीटर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब सेकेंड मेथड क्या है टॉर्क निकालने का, इट इज़ ऑल्सो रियली सिंपल। आप फोर्स लो और उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द टॉर्क ऑफ द कपल। सिंपल। क्या करोगे सेकेंड मेथड में, जो कपल है उसकी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लोगे दैट इज 10 और मल्टीप्लाई कर दोगे विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस दैट इज 6 इज इक्वल टू 60 न्यूटन मीटर। ठीक है, इज इट क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एन एग्जांपल क्वेश्चन। यहाँ पे 20 न्यूटन एक साइड पे लग रही है, 20 न्यूटन दूसरी साइड पे लग रही है, लेफ्ट साइड पे लग रही है, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लग रही है, ऑन डिफरेंट पार्ट्स कह सकते हो लग रही है। ठीक है, सो दिस इज अ कपल। इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये d। हाउ विल यू कैलकुलेट दिस d, सिंपल, साइन का रेशो लगाओ, साइन 60 इज इक्वल टू d/2, साइन 62 इज इक्वल टू d। ठीक है, ये आ गया d और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 20 से, टू गेट द टॉर्क ऑफ द कपल या मोमेंट ऑफ द कपल। टॉर्क या मोमेंट ऑफ द कपल सेम बात होती है। ठीक है, दिस इज द टॉर्क ऑफ द कपल। ठीक है, अब हम कुछ सिनेरियोज देखते हैं जिसमें हम इक्विलिब्रियम देखेंगे, हमारा बॉल रीच करता है कि नहीं। इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी 2 कंडीशंस होती थी, रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी 0 एंड व्हाट वाज द सेकंड कंडीशन,
सेकेंड कंडीशन क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स। तो चलो फर्स्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं। इसमें जो 20 न्यूटन के जो दो फोर्सेज हैं दे आर क्रिएटिंग अ कपल, ठीक है। तो ग्रीन वाली फोर्सेज जो हैं वो बॉल को किस डायरेक्शन में टर्न करेंगी, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब ये जो 20 न्यूटन्स की दो रेड फोर्सेस हैं ये भी क्लॉक को किस डायरेक्शन में टर्न करेंगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दोनों मोमेंट्स अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स तो नहीं हुआ। दूसरी बात, रिजल्टेंट फोर्स अगर देखो तो अप इज इक्वल टू डाउन, बट राइट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट, क्योंकि राइट पे दो 20 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही हैं और लेफ्ट पे कोई भी फोर्स नहीं है। तो राइट पे कितनी है, 40 न्यूटन, लेफ्ट पे क्या है, 0। तो 40 इज नॉट इक्वल टू 0, राइट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट, हेंस रिजल्टेंट फोर्स इज ऑल्सो नॉट इक्वल, रिजल्टेंट फोर्स इज ऑल्सो नॉट 0। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो स्टैब्लिश नहीं हो रही, सो दिस विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में क्या है, दो कपल हैं, ठीक है। फर्स्ट कपल किसका है, 20 न्यूटन वाली फोर्सेस का। ये बॉल को किस डायरेक्शन में टर्न करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये 20 न्यूटन वाला रेड किस डायरेक्शन में टर्न करेगा बॉल को, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि ये दो 20 न्यूटन वाली फोर्सेज जो क्लॉकवाइज में टर्न करेंगी दैट विल बी न्यूट्रलाइज बाय द दिस दो 20 न्यूटन वाली जो एंटी क्लॉकवाइज में टर्न करेंगी। अब रिजल्टेंट फोर्स देख लेते हैं भाई। राइट वाली 20 न्यूटन इज न्यूट्रलाइज बाय दी लेफ्ट वाली 20 न्यूटन, और अप वाली 20 न्यूटन इज न्यूट्रलाइज बाय दी डाउन वाली 20 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स इज ऑल्सो 0, हेंस दिस इज इन इक्विलिब्रियम। सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे सारी वर्डिंग भी लिखी हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा टूट गया है ये, सो लेट मी डी मैग्नीफाइड, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि हमारे पास एक तो 40 न्यूटन का कपल लग रहा है, ठीक है। दिस विल टर्न द ऑब्जेक्ट इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 40 न्यूटन वाला है, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाला है 20 न्यूटन वाला, दिस विल टर्न इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो राइट ऑफ द बैट आपको पता चल गया है कि रिजल्टेंट मोमेंट्स आर नॉट इक्वल टू 0। क्यों रिजल्टेंट मोमेंट्स आर नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर नॉट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में 20 न्यूटन वाला कपल लग रहा है, क्लॉकवाइज में 40 न्यूटन वाला लग रहा है। तो क्लॉकवाइज इज ग्रेटर मोमेंट्स देन एंटी क्लॉकवाइज। अब रिजल्टेंट फोर्स का देख लेते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स का देख लेते हैं। रिजल्टेंट फोर्स अप और डाउन तो सेम है, लेफ्ट और राइट तो सेम है। तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0, बट क्लॉकवाइज मोमेंट आर नॉट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, सेकंड हो रही है, ठीक है। सो हियर इज द थिंग, नॉट इन इक्विलिब्रियम। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम। नाउ लेट्स सी अ टॉर्क का सवाल। दो 50 न्यूटन की फोर्सेज लग रही हैं, ठीक है। और इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बीच में, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सॉरी अंडर रूट, क्योंकि हम पाइथागोरस से ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 200 अंडर रूट, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो क्या आ जाएगा टॉर्क, सिंपल, ठीक है। दिस इक्वल्स टू 707 न्यूटन मीटर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स। लेट्स मूव ऑन टू दिस. So if you want to calculate the pressure in solids, you will use this formula. Pressure is equal to force upon area या pressure is equal to weight upon area. सिंपल सी बात है. और यूनिट्स क्या होते हैं प्रेशर के? न्यूटन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर या न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर या पैस्कल्स. ठीक है. अब एग्जाम में कभी कभार आ जाता है डिफाइन पैस्कल्स, तो आप पैस्कल्स की क्या डेफिनेशन लिखोगे? इफ़ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन acts at an area of 1 meter per square, it gives rise to 1 pascal of pressure. सिंपल. ठीक है. अब इसमें एक और बात देख लो कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया में अगर आप देखो तो प्रेशर और एरिया का रिलेशनशिप इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मतलब अगर एरिया डिक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा. ठीक है. एरिया डबल कर दोगे, ए से 2a कर दोगे, लेट सपोज हियर किया हुआ है, ए से 2a कर दोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? p से हाफ p हो जाएगा. और एरिया को a से 4a कर दोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? p से 1/4p हो जाएगा. बट डू रिमेंबर दिस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का कॉन्सेप्ट ओनली वर्क्स इन सॉलिड्स. दिस इज फॉर सॉलिड्स, नॉट फॉर लिक्विड्स. लिक्विड्स में एरिया का प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होता. ठीक है. अगर प्रेशर इन लिक्विड्स आ रहा है तो आपका एरिया का कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर पे. हाउएवर इन सॉलिड्स प्रेशर इज इफेक्टेड बाय एरिया एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर एरिया को डबल करोगे तो प्रेशर हाफ हो जाएगा, अगर एरिया को 4 टाइम्स करोगे तो प्रेशर 1/4 हो जाएगा. ठीक है. नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन. ठीक है. अब इसमें फर्स्ट बॉक्स में क्या होगा? प्रेशर बॉक्स का वेट है W, लेंथ है X.
तो एक्स स्क्वायर विल बी द एरिया, डब्ल्यू विल बी द वेट। तो बॉक्स 2 का देख लो, बॉक्स 2 में क्या होगा, 8W है वेट और 2x लेंथ है, तो 4x स्क्वायर विल बी द एरिया। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, 2WX स्क्वायर। सो वी कैन से दैट P2 इज इक्वल टू 2 इंटू P1। सिंपल सी बात है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रेशर इन फ्लूइड्स। प्रेशर इन फ्लूइड्स का अलग फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। इसमें रो क्या होता है, डेंसिटी, डी क्या होता है, जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच क्या होता है, वर्टिकल हाइट और डेप्थ ऑफ द फ्लूइड। इस फॉर्मूला में ये बात याद रखो कि सिंस इधर एरिया नहीं है तो फ्लूइड्स में एरिया डजेंट इफेक्ट द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, ये बात गौर से याद रखो कि बेस एरिया इज नॉट पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, तो प्रेशर इन फ्लूइड डज नॉट डिपेंड ऑन बेस एरिया। इसकी एक एग्जांपल भी देख लो। एग्जांपल क्या है कि दिस जार हैज़ अ स्मॉलर एरिया एंड दिस जार हैज़ अ बिगर एरिया, बट दोनों का प्रेशर एट पॉइंट एक्स एंड वाई विल रिमेन सेम, क्योंकि दोनों सेम हाइट पे हैं, सेम लिक्विड है, तो डेंसिटी सेम है, जी सेम है और एच सेम है। तो दीज आर द ओनली 3 कंपोनेंट जिसमें फ्लूइड पे प्रेशर डिपेंड करता है। सो अगर ये तीनों सेम है और एरिया डिफरेंट भी है तो इट डजेंट मैटर, प्रेशर विल रिमेन सेम। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड इन फ्लूइड। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं फ्लूइड प्रेशर की एक्सर्टेड इन फ्लूइड्स। क्या पढ़ा था हमने, जितना डेप्थ में जाते जाओगे, जितना नीचे जाते जाओगे एच में, योर प्रेशर विल इंक्रीज। प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, और एच बेसिकली डेप्थ होती है। इट इज़ नॉट लाइक कि अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, लेट से दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी, सबसे ज़्यादा प्रेशर एट पॉइंट बी होगा, नॉट एट पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और 80, क्योंकि दिस इज़ नॉट कवर्ड बाय एनी फ्लूइड एंड इज़ ओनली एक्सपोज टू द सराउंडिंग, दैट वुड बी 1 × 10⁵ पास्कल। सिंपल। ठीक है, अब ये प्रेशर जितना जितना नीचे जाते जाओगे हाइट बढ़ती जाएगी और प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट एंड दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ डैम। हैंस इसी वजह से डैम की नीचे वाली जो वॉल्स होती हैं वो ज़्यादा थिक बनाई जाती हैं और ऊपर वाली वॉल्स आर लेफ्ट थिन। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है प्रेशर इन फ्लूइड्स की, ये प्रॉपर्टी है कि द प्रेशर एट द सेम डेप्थ रिमेन्स द सेम। मतलब 2 फ्लूइड्स हैं जिनकी सेम डेंसिटी है एंड एट द सेम हाइट दे विल हैव द सेम प्रेशर। ठीक है, नाउ लेट्स डिराइव दिस फार्मूला फॉर द लिक्विड। फार्मूला फॉर लिक्विड ड्राइव करने के लिए हमने क्या किया था, फॉर सॉलिड्स वाला फार्मूला लिया था, उसमें क्या था W/A, W की जगह क्या आ गया mg। मास हमें पता है किसके इक्वल होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यही लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम फर्दर हमें पता है किसके इक्वल होता है, एरिया इंटू हाइट, तो एरिया इंटू हाइट लिख दिया, एरिया गेट्स कट एंड वी आर लेफ्ट विद रो जी एच। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम एग्जांपल्स ऑफ ग्राफ्स। अच्छा, लेट्स सपोज दिस इज अ ग्राफ इन विच वी हैव 3 पॉइंट्स y, x एंड z। ठीक है, अब जैसे जैसे आप ग्राफ में नीचे जाते जाओगे क्या होता रहेगा, प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा। क्यों इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि एच इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एक्स पे आपका प्रेशर क्या होगा, एक्स पे आपका प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, मार्क दैट। ठीक है, बिकॉज ये एयर से सिर्फ कवर्ड है, तो पी एटमॉस्फेयर क्या होता है 1 × 10⁵, और यही आपका जेड पे होगा। थोड़ा सा आगे आओगे वाई पे तो भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा, क्योंकि यू आर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब सरफेस में जितना ज़्यादा इमर्स होते जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा, और हाईएस्ट प्रेशर कहाँ होगा, एट द बॉटम, दैट इज़ एक्स। ठीक है, इसी तरह ये ग्राफ बनाए। नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफ, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 2। थोड़ा सा मिड गया है तो लेट मी एक्सटेंड दिस इज C एंड दिस पॉइंट इज D। तो बाहर जो पॉइंट है उस पर क्या होगा, D पे ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, C पे भी क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये सिर्फ सरफेस पे पड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा लिक्विड के अंदर नहीं है। अब C से B पे आओगे तो आपका प्रेशर तो इंक्रीज होगा बट स्लोप प्रेशर की लाइन का थोड़ा सा कम होगा। वाई विल दैट बी, क्योंकि अगर आप प्रेशर का फॉर्मूला देखो P = ρgh, तो ऑल्दो हाइट तो इसकी डिक्रीज़ हुई है, मतलब हाइट तो इंक्रीज़ हुई है, हाइट इंक्रीज़ हुई है तो प्रेशर तो इंक्रीज़ हुआ है, बट सिंस आपकी डेंसिटी लो थी प्रेशर की इंक्रीमेंट का स्लोप थोड़ा सा लो था। ठीक है, अब B से जब A जाओगे तब क्या होगा, प्रेशर की इंक्रीमेंट ज़्यादा होगी, स्लोप ज़्यादा बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है और हाइट भी इंक्रीज हो रही है, तो टू फैक्टर्स कंबाइन एंड गिव राइज टू अ हायर प्रेशर। सिंपल सी बात है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अपथ्रस्ट। नाउ व्हाट इज अपथ्रस्ट? अपथ्रस्ट इज बच्चों बेसिकली एन अपवर्ड फोर्स exerted by a fluid when an object is fully immersed in it। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब एक फ्लूइड में फुल्ली इमर्ज हो जाता है तो जो अपवर्ड फोर्स होती है उसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं। अपथ्रस्ट एक्ट क्यों करता है? ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर।
ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ पी टी एंड पी बी। पी बी पे ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि ये एट अ ग्रेटर हाइट है कंपेयर टू पी टी, ठीक है। पी टी की हाइट लेट सपोज एक्स कर देते हैं, इसकी हाइट एच कर देते हैं, तो एच इज़ ग्रेटर देन एक्स, तो इसका मतलब क्या है, पी बी विल बी ग्रेटर देन पी टी, ठीक है। हेंस द डिफरेंस इन प्रेशर गिव्स राइज टू अ फोर्स कॉल्ड अपथ्रस्ट, ठीक है। प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, पी बी इज ग्रेटर देन पी टी, यही वाली मैं आपको बात बता रहा था, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कैलकुलेट किस तरह होगा, उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, U इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द बॉटम एंड प्रेशर माइनस प्रेशर एट द टॉप इनटू एरिया, दिस इज द सिंपल फार्मूला। अब इसको थोड़ा सा और अगर आप एक्सटेंड करोगे तो क्या कर सकते हो कि प्रेशर एट बॉटम को क्या कर सकते हो, PF मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू H2 क्या है, ये वाली हाइट, ठीक है, ये वाली हाइट, माइनस PT क्या होगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी इंटू H1, ये वाली हाइट, ठीक है। दिस गिव राइज टू द चेंज इन प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। तो अब अगर इसमें से मैं PF और G कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा, H2 माइनस H1, और H2 माइनस H1 विल गिव राइज टू दिस H, ये H क्या है, दिस इज़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर अपथ्रस्ट। इसमें P रो F क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, VO क्या है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल पे आ जाओ। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, अ बलून ऑफ मास 50 kg एंड वॉल्यूम दिस इज हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस, डेंसिटी भी आ गई, वॉल्यूम भी आ गया। सजेस्ट व्हाट हैपेंस टू द बलून एज सून इट इज़ रिलीज्ड। एज सून इट इज़ रिलीज्ड, इसके साथ क्या होगा, एज सून द बलून इज रिलीज, इस पर दो फोर्सेज एक्ट करी होंगी, एक वेट एक अपथ्रस्ट, ठीक है। अगर तो वेट अपथ्रस्ट के इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, स्टेशनरी। अगर अपवर्ड फोर्स ज़्यादा हो जाएगी वेट से तो क्या होना शुरू हो जाएगा, ऊपर मूव होना शुरू हो जाएगा। अगर वेट ज़्यादा हो जाएगी अपथ्रस्ट से तो क्या होना शुरू हो जाएगा, नीचे मूव होना शुरू हो जाएगा। सो लेट्स सी द 3 सिनेरियोज। ये देखो यहाँ पे 3 सिनेरियोज लिखे हुए हैं। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द वेट ऑफ द बलून। हमें मास पता था 50 kg, मास को G के साथ इक्वेट कर दिया, 50 इंटू 9.81 इज 491 न्यूटन। अब अपथ्रस्ट भी निकाल लेते हैं। अपथ्रस्ट का क्या फॉर्मूला था, रो G V नॉट, V नॉट इज द ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, 1020 हमने रख दिया, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड 9.81 हमने रख दिया G, और हमने V नॉट रख दिया 6 इंटू 10⁻⁻², क्या आ गया 600 न्यूटन। अब सिंस अपथ्रस्ट 600 है, वेट 491 है, तो बड़ी कौन सी वैल्यू है, अपथ्रस्ट। तो बलून की क्या हमने बनाई थी, फ्री बॉडी डायग्राम, अपथ्रस्ट इस तरह थी, वेट इस तरह थी, तो क्या ज़्यादा हुई, अपथ्रस्ट, तो इसलिए बलून जो है ऊपर मूव करना शुरू कर देगा, सिंपल सी बात है। नाउ लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। हियर देयर आर 3 सिनेरियोज। देखो, एक में ऑब्जेक्ट एट मिड हाइट है, एक में लोएस्ट हाइट पे है, और एक में सरफेस पे है लेकिन आधा इमर्स्ड है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस इन Z। तो X पे क्या होगा, अपथ्रस्ट रो F मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू G इंटू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। Y पे क्या होगा, ऑल्दो इट इज़ एट अ ग्रेटर डेप्थ, अपथ्रस्ट आपका वही रहेगा क्योंकि डेप्थ से अपथ्रस्ट का कोई रिलेशन नहीं है, इट डजंट डिपेंड अपॉन डेप्थ, ठीक है। U में क्या Z में क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू G इंटू एरिया, और हाइट डिक्रीज कर जाएगी। देखो वॉल्यूम को हमने ब्रेक कर दिया इंटू एरिया इंटू H माइनस H, ठीक है, ये वाली हाइट, दिस हाइट, क्योंकि ये जो इमर्स नहीं है उस पर तो नहीं लगेगा ना अपथ्रस्ट, तो दैट्स वाई कैपिटल H माइनस स्मॉल h विल बी द रिड्यूस्ड हाइट। इस वजह से Z पे अपथ्रस्ट कम होगा कंपेयर टू X एंड Y, और X एंड Y पे सेम होगा, क्योंकि इमर्जन की डेप्थ से फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि फ़र्क किससे पड़ता है, कितना ऑब्जेक्ट इमर्ज है। सो आई हैव रिटन दिस इन करेक्ट फॉर्म हियर, ठीक है। वंस द ऑब्जेक्ट इज कम्प्लीटली इमर्ज, द अपथ्रस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स डेप्थ ऑफ इमर्जन, सिंपल सी बात है, ठीक है, ठीक है। लीस्ट अपथ्रस्ट इन Z3, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज हाफली इमर्ज या पार्शली इमर्ज, ठीक है। हाउ टू मार्क रेलिवेंट फोर्सेस फॉर ऑब्जेक्ट विच आर आइदर स्टेशनरी और मूविंग। चलो ये वाला सवाल भी देख लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज अ बॉल इज फॉलिंग थ्रू एयर एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, फोर्सेज आर बैलेंस एंड रिजल्टेंट फोर्स इज 0। तो रिजल्टेंट फोर्स 0 है फॉर अ बॉल दैट इज फॉलिंग इन एयर, तो उसकी फोर्सेज मार्क कर दो, क्या क्या होगा, एक तो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, दूसरी दो फोर्सेज क्या होंगी, एयर रेजिस्टेंस एंड अपथ्रस्ट। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, वेट की, सबसे लीस्ट वैल्यू किसकी होगी, अपथ्रस्ट की। क्यों, क्योंकि एयर की डेंसिटी इज़ द लोएस्ट
और डेंसिटी लोएस्ट होगी तो अब थ्रस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल 2। अ बॉल इज हेल्ड स्टेशनरी इन अ पोजीशन इनसाइड अ फ्लूइड एज शोन, मार्क द रिजल्टेंट फोर्सेज। ये बॉल जो है वो हेल्ड स्टेशनरी हो रहा है, तो मतलब क्या है, एफ आर इज इक्वल टू 0, तो अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है, यू, अप थ्रस्ट, डाउनवर्ड फोर्स क्या है, वेट, यू वुड बी इक्वल टू डब्ल्यू। एग्जाम्पल 3 पे आ जाओ। एग्जाम्पल 3 में क्या है, मार्क द रिजल्टेंट फोर्सेज इफ द बॉल इज हेल्ड स्टेशनरी in the stationary position inside a fluid by means of a thread। अब थ्रेड भी लग गया, थ्रेड लग गया तो क्या आ जाएगी, टेंशन भी आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, अब थ्रस्ट प्लस टेंशन इज इक्वल टू वेट। हमें पता है एफ आर इज इक्वल टू 0, तो डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स, इसलिए ये दोनों जो हैं वेट के इक्वल हैं। नाउ लेट्स कम ऑन टू एग्जांपल 4। अ गैस मॉलिक्यूल इज मूविंग डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एट कॉन्स्टेंट स्पीड। अच्छा, एट कॉन्स्टेंट स्पीड है तो इसका मतलब क्या हो गया, वापस रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू 0 इनसाइड अ फ्लूइड, मार्क द रिजल्टेंट फोर्सेस। तो वेट विल बी इक्वल टू यू प्लस वी डी। वी डी क्या है, विस्कस ड्रैग, और विस्कस ड्रैग भी बेटा एयर रेजिस्टेंस की तरह ही होता है। जितनी वेलोसिटी कम होगी विस्कस ड्रैग कम होगा, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी विस्कस ड्रैग बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो हियर आई हैव रिटन सम स्टफ। बेसिकली एयर रेजिस्टेंस अगर एयर के लिए होता है तो वाटर के लिए विस्कस ड्रैग होता है। नाउ लेट्स कम ऑन टू एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 में क्या है, एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मूव्स अपवर्ड्स एट कॉन्स्टेंट स्पीड। वापस कॉन्स्टेंट स्पीड आ गई तो फोर्स रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0, मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो क्या हो जाएंगे अपवर्ड फोर्सेज, यू, विस्कस ड्रैग नीचे आ जाएगा, वेट नीचे आ जाएगा। डिस्कस द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड किसका होगा, अप थ्रस्ट का, क्योंकि ये अकेली ओपोज कर रही है इन दोनों फोर्सेस को। अच्छा, विस्कस ड्रैग के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा होगा ना, लेट सपोज इन दिस केस एग्जांपल 5, तो विस्कस ड्रैग हमेशा नीचे एक्ट कर रहा होगा। विस्कस ड्रैग्स ऑलवेज एक्ट ओपोजिंग टू द मोशन। अगर आपका ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा होगा तो विस्कस ड्रैग ऊपर मूव कर रहा होगा, ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, सिंपल सी बात है। जैसे कि फ्रिक्शन होती है, विस्कस ड्रैग भी उसी तरह होता है, ऑलवेज ऑपोजिट्स द मोशन। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ द फोर्सेस वाला चैप्टर एज वेल। आई हैव अटैच्ड द नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में यू कैन आस्क।